ठीक है, चलो बिगिन करते हैं फिर। एक सवाल और लेते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन का। ठीक है, द क्वेश्चन इज फाइंड HCF of 72 and 104 by EDL and express it as a linear combination of 72 and 104। ये हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो पिछली क्लास वैसे आइडिया तो एक्सप्लेन हो ही गया था, मैं इसको एक बार और सॉल्व करके एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। देखो सबसे पहले तो 72 और 104 का हम लोग को निकालना है HCF, वो भी कैसे, तो EDL से। इसमें बेसिकली वही लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते थे हम लोग। 72 को हम 104 से डिवाइड करने का ट्राई करेंगे। कोई बता सकता है क्वेश्चन में पहला नंबर क्या लगाना चाहिए अपने को? सर 1। वेरी गुड। तो 1 लगाएंगे बेटा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 72 और क्या बचेगा 4 माइनस 2 विल बी 2, यहाँ पे 3 32। नेक्स्ट यहाँ कितना लगाएंगे बेटा? 72। यहाँ 72 आ जाएगा डिविडेंड की पोजीशन पे, और क्वेश्चन में फिर से क्या लगाएंगे हम? 1। सर 2। ये 2 सर 2 पक्का क्लियर ना सबको कि 2 लगाना है? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो 2 लगाएंगे तो यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा 64, और क्या बचेगा हमारे पास में 8। ठीक है, फिर यहाँ 32 आ जाएगा, और अब हम लोग क्या लगाना चाहिए 4, तो यहाँ पे 32 पूरा ही सॉर्ट आउट हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी 0। तो अल्टीमेटली क्या कह सकते हो यहाँ से HCF क्या हो गया आपका? 8। तब इसको अगर EDL के हिसाब से बेटा लिखना है हम लोग को, तो क्या लिखेंगे बताओ एक बार? 104 इज इक्वल टू 72 into 1 plus 32 प्लस 32। वेरी गुड। फिर 72 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 32 into 32 plus 8 प्लस 8। और लास्टली क्या हो जाएगा? 32 इज इक्वल टू 8 into 4 plus 0 इंटू 4 प्लस 0। तो ओवरऑल हम यहाँ से देख सकते हैं कि लास्ट स्टेप में जहाँ 0 आया है, वहाँ जो डिवाइजर है हमारा वो बन जाएगा HCF। तो देयरफॉर वी कैन से HCF ऑफ 104, 72 इज इक्वल टू 8। आई होप कि ये चीज सबको समझ में आ गया। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो अब आइडिया को ध्यान से सुनना कि आइडिया क्या है। आइडिया ये है कि सबसे पहले तो लास्ट स्टेप को तो इग्नोर करना होता है, इससे कोई काम वाम नहीं करना है हम लोग को। और दूसरा बात ये है कि हम लोग को स्टार्ट करना है इससे, ये वाले स्टेप से, और एक एक करके जितना भी ये रिमाइंडर के पोजीशन पे आया हुआ नंबर्स हैं, इनका वैल्यू निकाल के रिप्लेस करना है हम लोग को। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो भी नंबर हमारे पास में रिमाइंडर के पोजीशन पे या डिवाइजर के पोजीशन पे या डिविडेंड के पोजीशन पे लिखा हुआ है, इन नंबर्स को हम कभी भी सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इनको एज इट इज हम लोग मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखो कि मैं सबसे पहले अगर लास्ट स्टेप को तो मैं इग्नोर कर दूं, इसका तो कोई काम नहीं है। सेकंड लास्ट स्टेप को मैं देखूं तो यहाँ से हम लोग 8 का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, और हम रिमाइंडर का वैल्यू निकालने का ट्राई करेंगे इस स्टेप में। तो 8 इक्वल टू आई थिंक होगा 72 माइनस 32 into 2। 32 इंटू 2। वेरी गुड। सो 8 का वैल्यू वो आ गया। तो नाउ 8 इज इक्वल टू 72 माइनस 32 इंटू 2। अब कोई स्टूडेंट सोचेगा कि सर 32 इंटू 2 तो 64 होता है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, फिर 72 माइनस 64 कर लेते हैं, फिर 8 आ जाएगा, LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो हाँ करेक्ट है कि हो जाएगा, और वो है भी, बट हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करना नहीं। क्यों नहीं करना है?
बिकॉज 32 जो है, जैसा कि मैंने बोला कि कोई भी रिमाइंडर के पोजीशन का नंबर या डिवाइजर के पोजीशन का नंबर या डिविडेंड के पोजीशन का जो भी नंबर है, उनको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, उनको हम एज इट इज मेंटेन करेंगे, उनका सिर्फ वैल्यू रिप्लेसमेंट करेंगे। तो सिंस आप देख सकते हो कि 32 यहाँ पर रिमाइंडर के जगह पे भी आया हुआ है, डिवाइजर के जगह पे भी आया हुआ है, तो 32 को आप मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई मत करो। क्या ये चीज समझ में आया सबको? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब लास्ट को मैंने इग्नोर कर दिया था, सेकेंड लास्ट को मैंने यूज कर लिया, इससे मैंने वैल्यू निकाल लिया। अब इसके ऊपर वाले स्टेप को देखा है, तो ऊपर वाले स्टेप में क्या है, यहाँ पर रिमाइंडर की जगह पे 32, तो उसका मेरे को काइंड ऑफ निकालना है वैल्यू 32। तो वैल्यू निकाल के देखो क्या होगा, 32 इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ? 104 minus 72 into 1 into 1. इंटू 1। वेरी गुड। तो ये अपन बिठा देंगे किसके जगह पे? 32 के जगह पे। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 72 माइनस 32 के जगह पे आएगा 104 माइनस 72 इंटू 1, और बाहर रहेगा मेरे पास में इंटू 2। क्या ये लाइन सबको समझ में आया? बताओ एक बार हाँ या ना? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। अब बेटा देखो कि इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ तो माइनस साइन है, पर यहाँ पर है इंटू 2। तो जब हम खोलेंगे तो हमको दोनों ही पार्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी। तो जब ये एक्चुअली खुलेगा तो 72 तो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। जहां तक बात है 104 का, तो इधर से इसको मिलेगा माइनस और इधर से इसको मिलेगा इंटू 2। तो अल्टीमेटली ये ओपन अप कैसे होगा? ये ऐसे ओपन अप होगा, माइनस 104 टाइम्स ऑफ 2। क्या ये सबको क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके। अब बेटा जो ये टर्म है 72 इंटू 1, इसको ओपन अप करने के लिए इधर से माइनस लेंगे अपन और इधर से अपन लेंगे 2। ठीक है, तो क्या आप लोग गेस कर सकते हो कि क्या आएगा? प्लस 72 हाँ, into 72 into 2. 72 इंटू 1 इंटू 2। मैं एक बार पूरा ही लिख रहा हूँ, सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है क्या यहाँ तक? सर एक बार फिर से समझा देना। बेटा ये माइनस यहाँ से अंदर गया, ये 2 यहाँ से अंदर आया, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस। ठीक है, 72 इंटू 1 पहले से था, इंटू 2 और करोगे तो 72 इंटू 1 इंटू 2। ठीक है, हाँ सर। ओके। सर 104 into 2 कैसे हुआ? 104 का भी वही हालत है बेटा, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और 104 को भी तो इंटू 2 मिलेगा, ब्रैकेट के बाहर इंटू 2 तो दोनों के लिए है। आया समझ? हाँ सर। ठीक है, तो आई थिंक कि यहाँ तक आइडिया क्लियर है पूरा। एक बार सब लोग रिस्पॉन्ड कर दो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके। अब जो पॉइंट मैंने कहा था बेटा, उस पॉइंट को हम लोग याद करेंगे। मैंने कहा था कि कोई भी नंबर जो रिमाइंडर या डिवाइजर या डिविडेंड के पोजीशन पे खड़ा है, उसको कभी भी मल्टीप्लाई करके हम चेंज नहीं करेंगे। तो आप देखो कि 72 आई थिंक कि डिवाइजर की पोजीशन पे है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो 72 को मेरे को छोड़ना नहीं है, इसको मेरे को प्रिजर्व करना है, इसको एज इट इज रखना है। 104 को भी यू कैन सी कि वो डिविडेंड के जगह पे आया हुआ है, तो मुझे इसको भी मल्टीप्लाई करके चेंज नहीं करना, इसको भी एज इट इज मेंटेन करना है। ठीक है, अगेन 72 को मैंने पहले ही बोला कि मेंटेन करना है, लेकिन ये जो 1 इंटू 2 लिखा हुआ है, इसको मेंटेन करने का जरूरत नहीं, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अगले स्टेप में देखो क्या लिख सकते हैं, 72 माइनस 104 इंटू 2 प्लस 72 इंटू 2। यहाँ तक का आइडिया क्लियर हुआ क्या? बताओ हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके। ये वाले में बेटा 72 कितने बार है आपके पास? एक बार। एक बार। और यहाँ पे 72 कितने बार है? 2 बार। 2 बार। और दोनों को जोड़ के कितने बार हो जाएगा? 3 बार। 3 बार। 3 बार, वेरी गुड। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 72 इंटू 3 हाँ सर। माइनस 104 इंटू 2। एक बार बताओ, क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ वेरी सर। गुड। बस अब एक लाइन में और लिखूंगा, देखो कि 8 इज इक्वल टू
72 times of 3 plus 104 times of -2। ठीक है, और यहां से हम कह सकते हैं कि 8 कौन है? 8 तो है भाई HCF ऑफ HCF 72 comma 104, and this is equal to 72 times of x plus 104 times of y, where x is 3 and y is -2, and hence ये हम लोग का हो गया कंप्लीट सोल्यूशन, जिसमें कि ये वाला पार्ट हमको शो नहीं करना, ये बस ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है। तो देखो क्लियर हुआ सोल्यूशन कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर। क्लियर। बाकी लोग भी कंफर्म करो बेटा, क्लियर है ये पूरा? हाँ सर क्लियर है सर। ओके, तो एक सवाल मैं ऐसा और देता हूँ, इसको आप जो एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पार्ट 2 वाला वीडियो है यूट्यूब पे, तो उसके अंदर में इसका सोल्यूशन सर्च कर सकते हो। पहले खुद से ट्राई करना ईमानदारी से, और खुद से अच्छे से ट्राई कर लेने के बाद में अपने आंसर को चेक करने के लिए आप वहां से देखना एक बार सर। तो देखो मैं एक बार और कह देता हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, इसको आप लोग ट्राई करिएगा। पहले कोशिश कीजिए कि ये आपसे खुद से सॉल्व हो जाए, ठीक है, और कोशिश करने के बाद में आपको ये देखना है यूट्यूब पे एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पार्ट 2 वाला वीडियो, उसके लास्ट हाफ में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा इसका सोल्यूशन। तो अपने आंसर को वहां से एक बार मिला लेना, देखना कि आपने करेक्टली सॉल्व किया है करेक्टली सॉल्व नहीं किया। क्लियर है सबको? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, और ओके ठीक है, तो अब ये टॉपिक खत्म हो गया, यहाँ से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक चीज जो ऑलरेडी अपन जानते हैं और यूज कर चुके हैं, उसको बस स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखवाया था, तो वो मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूँ। देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये हम ऑलरेडी यूज कर रहे थे, ठीक है, सब कुछ इसका रिजल्ट वगैरह पता ही है हम लोग को, बस मैं ऑफिशियली आज एक बार इसको लिखवा देता हूँ कि ये क्या होता है, ठीक है। तो देखो, एवरी composite number can be expressed as a product of prime numbers and this expression is unique for every number, ठीक है। ये एक्चुअली कुछ और नहीं है, ये अगर आपको याद हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही स्टेटमेंट है। क्या आपने को याद है कि प्राइम फैक्टराइजेशन अपन कैसे करते थे? मान लो कि मेरे को 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 4 2 2, तो 8 इक्वल टू मैं कितना लिखूंगा, 2 क्यूब। स्टूडेंट्स आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? आ रहा है सर। ओके, 12 का बताओ बेटा, 12 में क्या करेंगे, 2 6 2 3, सो अल्टीमेटली 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इनटू 2 स्क्वायर इनटू 3। वेरी गुड। मान लो कि मैं 75 का पूछ लूँ ऐसे, तो क्या हो जाएगा बताओ, 5 फिर कितना आ जाएगा, 15 फिर 5 3, तो 75 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 5 स्क्वायर इनटू 3। स्क्वायर इनटू 3। तो एक्चुअली ये स्टेटमेंट क्या बोलना चाहता है
कि दुनिया का जितना भी कॉम्पोजिट नंबर है उन सारे को फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं, और ये जो एक्सप्रेशन अपन क्रिएट करेंगे ये सारे अलग अलग नंबर का अलग अलग होगा। मतलब किसी एक गिवन नंबर के लिए दिस एक्सप्रेशन विल बी यूनिक। जैसे 8 का 2 क्यूब है और 2 क्यूब का मतलब 8 है। दुनिया में 8 के अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें सिर्फ 2 क्यूब आए, सिर्फ 8 में ऐसा हो कि 2 क्यूब आए। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करोगे तो इट विल बी 2 स्क्वायर इंटू 3। दुनिया के और किसी नंबर में ऐसा नहीं होगा कि 2 स्क्वायर इंटू 3 आएगा सिर्फ, अपार्ट फ्रॉम 12। फिर से 75 का अगर आप करोगे तो इट विल बी 5 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, दुनिया में और कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जिसमें ओनली एंड ओनली 5 स्क्वायर इंटू 3 आए। तो यही जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते थे, इसी चीज को इसने थोड़ा इंग्लिश में लिख दिया। दुनिया के सारे कॉम्पोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस करना पॉसिबल है, और ये जो एक्सप्रेशन होगा ये सारे नंबर का यूनिक होगा। किसी भी दो अलग अलग नंबर का ये एक्सप्रेशन सेम नहीं होगा। जैसे कि 8 का 2 क्यूब, 12 का 2 स्क्वायर इंटू 3, 75 का 5 स्क्वायर इंटू 3, तो सारा अलग अलग नंबर का ये जो एक्सप्रेशन आएगा वो अपने आप में यूनिक होगा। तो ये चीज समझ में आया? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके। और इसका सारा एप्लीकेशन बेटा हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसमें इससे ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं। ठीक है, ऑलरेडी हम HCF LCM जो सारा बड़ा बड़ा चीज़ कर चुके हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और नोट है, वो इससे रिलेटेड नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा काम आएगा हमारे आगे चल के, इसीलिए हम उसको पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है वैसे। नोट में क्या है कि इफ एनी प्राइम नंबर P, मान लो कि दुनिया में कोई एक प्राइम नंबर है कैपिटल P, ठीक है, डिवाइड्स a square, then P will also divide A। इस स्टेटमेंट के फॉर्मल प्रूफ पे तो नहीं जाएंगे हम कि इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, लेकिन एक बार इसको ना 2-3 एग्जांपल्स हम समझने का ट्राई करते हैं, क्योंकि इसका एप्लीकेशन हम लोग को आज करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम वगैरह करेंगे उसमें इसका एप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। देखो एक बार आप लोग, एक बार तो मैं रीड कर देता हूँ और फिर मैं इलस्ट्रेशन के थ्रू थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इफ एनी प्राइम नंबर P, मतलब दुनिया का अगर कोई भी एक प्राइम नंबर P आप लेते हो, डिवाइड्स A स्क्वायर, वो किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन P विल ऑल्सो डिवाइड A। ठीक है, देन P विल ऑल्सो डिवाइड। रिपीट कर सकते हो एक बार? बेटा मैं एक बार इलस्ट्रेशन लेता हूँ तो शायद ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे भी ये स्टेटमेंट कम समझ में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल, थोड़ा एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। लेट अस टेक अ प्राइम नंबर 3। ठीक है, 3 एक प्राइम नंबर है, एंड लेट अस टेक अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाइक से 81। कैन यू ऑल टेल मी कि 81 किसका स्क्वायर है? सर 9 का। 9 का स्क्वायर। वेरी गुड, 9 का स्क्वायर। अच्छा, 3 प्राइम नंबर है कि नहीं है बताओ? हाँ सर है। ओके, तो लेट अस ट्राई एंड डिवाइड 81 बाय 3। क्या लगाऊं बोलो? 2 शायद 6 21 7 7 21 कट गए। तो क्या आपको यहाँ ये फील हो रहा है कि P का वैल्यू 3, यानी कि 3 एक प्राइम नंबर है और वो ना 9 के स्क्वायर यानी कि 81 को डिवाइड कर रहा है। 9 के स्क्वायर यानी कि 81 को डिवाइड कर रहा है। तो ये ऊपर वाले स्टेटमेंट के हिसाब से 3 को और किसको डिवाइड करना चाहिए? 9 को। 9 को, बिल्कुल करेक्ट, 9 को। अब चेक कर लो, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो शायद हो ही जाएगा डिवाइड। 3 3 9। क्या आया फील? नहीं आया फील? सर आया। आया। एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं। ठीक है, लेट अस टेक से प्राइम नंबर एज 5। 5 एक प्राइम नंबर है, एंड एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं थोड़ा बड़ा सा,
कुछ भी ले सकते हो वैसे तो। से 225 लेते हैं। 225 कैन यू गेस क्या चीज का स्क्वायर होगा? सर 15 15 का। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू डिवाइड 225 बाय 5। एकदम आराम से धीरे धीरे सोचो। 5 एक प्राइम नंबर है, 225 जो है वो एक्चुअली 15 का स्क्वायर है। 225 जो है वो 15 का स्क्वायर है, और मैं अब ट्राई कर रहा हूँ 225 यानी कि 15 के स्क्वायर को 5 से डिवाइड करने का। आओ देखो सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं होते हैं। क्या लगाऊं पहले? 4 4 करेक्ट। 20 क्या बचेगा? 2 25 5 यहाँ पर 5 5 25 आई थिंक रिमाइंडर 0 हो गया। हाँ सर। ओके, तो क्या कमेंट करें बेटा? 5 ने 225 को डिवाइड कर दिया या 5 नहीं कर पाया? सर कर दिया। कर दिया। कर दिया। और 225 क्या था बेटा? 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर। तो ऊपर वाले स्टेटमेंट के हिसाब से 5 को और किसको डिवाइड करना चाहिए? 15 15 को। आओ चेक कर लेते हैं। 15 5 क्या लगाऊं? आप लोग ही बता दो। 3 ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल के बाद में एक बार और मैं ये स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और आप लोग थोड़ा ध्यान से सोचो, सोच के देखो एक बार क्या आ रहा है समझ के, नहीं आ रहा समझ। इफ एनी प्राइम नंबर p, अगर दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर, वो अगर a के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, देन p विल, मतलब वही प्राइम नंबर ऑल्सो डिवाइड a, यानी कि a को भी डिवाइड करेगा। p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा। फिर से सुनो, p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा। ऐसा अपन इस दो एग्जांपल में देख भी सकते हैं। पहले वाले में 3 9 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो 3 9 को भी डिवाइड कर रहा था। दूसरे वाले में 5 15 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो 5 15 को भी डिवाइड कर रहा था। क्या फील आया स्टेटमेंट का? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। अब ये स्टेटमेंट क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। अब हम एक बहुत ही अजीबोगरीब फालतू सा बात करेंगे, और इस बात के थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि एक आइडिया है जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं। मैथमेटिक्स में प्रूफ करने का एक तरीका है, ठीक है। इसको मोस्ट प्रोबेबली क्लास 9 में आप लोगों ने एक दो जगह पे यूज किया होगा, ठीक है। अभी कितना याद है आप लोगों को कितना नहीं पता नहीं। क्लास 9 में कुछ ऐसा सुना था आप लोगों ने, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन? कभी ये शब्द आपके कानों में पड़ा है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन? बताओ स्टूडेंट्स, ये नहीं पढ़ा कभी भी? नहीं सर। कभी नहीं? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। कोई बात नहीं, आज सुनते हैं। मैं अभी एक बहुत ही कैजुअल कन्वर्सेशन कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, ठीक है। बस माइंड को ओपन रखना, सारे बातों को बहुत अच्छे से सुन के प्रोसेस करने का ट्राई करना, ठीक है। दिस इज अ बिट सेंसिटिव, कभी कभी नहीं समझ में आता, इसीलिए एकदम ध्यान से धीरे धीरे सुनेंगे। क्या सब लोग तैयार हो? बताओ एक बार, तो मैं स्टार्ट करूँ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अक्षत, जयंत, थोड़ा कंफर्म कर दो बेटा। हाँ सर। हाँ सर। रेडी हो ना? मतलब करूँ मैं स्टार्ट? हाँ सर। हाँ सर। ओके हाँ हाँ सर। ओके। देखो, ऐसा सोचो रात का 8 बज रहा, 8 PM, 8 बज रहा, तो कोई एक पागल आदमी मिलता है आपसे रात के 8 बजे। वो बोलता है प्रूव दैट इट इज नाइट नाउ। रात के 8 बजे एक पागल आदमी मिला आपसे, तो बोला कि ये साबित करो कि भी रात हो गई। क्वेश्चन क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ओके, इस पागल आदमी को क्या बोलोगे आप? सर नींबू चाटने बोलेगा। नींबू चाटने का आइडिया ठीक है, और इसके अलावा कुछ अगर इंटेलेक्चुअल बात करना हो तो?
वो ठीक है, जिनके इंटेलेक्चुअल नहीं है उनका तो ठीक है, नींबू चाटने का है। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं लॉकडाउन हो गया तुम आ नहीं सकते हैं, रहने दो। और क्या कह सकते हैं इंटेलेक्चुअली, क्या बोल सकते हैं इसमें? कोई आइडिया? नहीं सर। आई विल टेल यू 2 मेथड्स जैसे हम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। ध्यान से देखना, तो दोनों ही मेथड को समझने का ट्राई करना। एक है हमारे पास में डायरेक्ट मेथड, ठीक है, एक है हमारे पास में डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम उसे ये बोल सकते हैं कि कम आउट विथ मी एंड लुक फॉर स्टार एंड मून। ठीक है, चांद और सितारा ढूंढो मेरे साथ बाहर निकल के। और चांद सितारा ऑब्वियसली रात का 8 बज रहा है तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और जैसे ही चांद सितारा मिल गया तो क्या हमारा आर्ग्यूमेंट मतलब क्या है कि सफिशिएंट होगा इस चीज को प्रूव करने के लिए या इसको क्लेम करने के लिए? स्टूडेंट्स थोड़ा सोचो और इस चीज का जवाब दो मेरे को थोड़ा। हाँ सर। मतलब उसने बोला कि रात का 8 बज रहा था, उस टाइम पे उसने बोला कि रात हो गया है, ये प्रूफ करो। तो एक डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रूविंग दिस स्टेटमेंट को क्लेम करने का, ये स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम उस आदमी को प्रपोज करें कि देखो हम लोग के साथ बाहर चलो और चलो ढूंढते हैं आसमान में कि सितारा और चांद मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर मिल गया तो रात मानना पड़ेगा, और ऑब्वियसली रात के 8 बजे निकलोगे तो चांद और सितारा में से कुछ तो मिल ही जाएगा। और मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये आर्ग्यूमेंट सफिशिएंट होगा इसको क्लेम करने के लिए या इसको प्रूव करने के लिए? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, मेरे हिसाब हाँ से सर। हाँ। चांद मिल गया या सितारा मिल गया तो बोल देंगे देखो ये मिल गया, बात खत्म, रात है, क्योंकि रात में ही वो लोग निकलता है। इट्स अ नोन फैक्ट। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। ओके। हाँ दूसरा सर। एक तरीका हो सकता है बेटा इनडायरेक्ट मेथड। ये तो डायरेक्ट था, एक हो सकता है इनडायरेक्ट मेथड। अभी यही हम लोग का मेथड है जो हम लोग का आगे यूज करना है, तो इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनिए। इनडायरेक्ट मेथड, ये कई बार इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन भी बोला जाता है। कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है उल्टा, ऑपोजिट। ठीक है, ओपोज करना, कॉन्ट्राडिक्शन का ये मतलब होता है। तो ध्यान से सुनना। सेकंड वाले में हम क्या क्या कर सकते हैं? तो हम सबसे पहले उसको बोलेंगे कि लेट अस सपोज it is not night, it is day। मतलब एक तो तरीका ऑब्वियसली ये है कि आप सीधा बाहर निकलो, चांद या सितारा में से कुछ देख लो, उसको बोल दो कि देखो दिख गया, वे रात में ये लोग निकलता है तो पक्का रात ही है। ठीक है, एंड हेंस इट इज प्रूव्ड इट इज नाइट एट 8 PM। दिस इज वन वे ऑफ टैकलिंग द सिचुएशन। दूसरा वे इनडायरेक्ट मेथड या मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ये हो सकता है कि हम एक और आर्ग्यूमेंट उसको प्रपोज करें। हम बोले कि देखो प्रूफ तो करना है कि इट इज नाइट, लेट अस सपोज कि अगर पॉसिबल है तो इट इज नॉट नाइट। जो प्रूफ करना है उसको मत मानो, बोलो कि वैसा नहीं है, और उसके ऑपोजिट सिचुएशन को ट्रू मान लो। ठीक है, तो यहां पर जैसे ऑपोजिट सिचुएशन क्या होगा, नाइट का डे, तो लेट अस सपोज कि इट इज नॉट नाइट, इंस्टेड इट इज डे। क्या यहां तक बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। सर। और आगे बढ़ के हम लोग जो अपना एजम्पशन है, जो सपोजिशन है हम लोग का, इसके फेवर में एविडेंस ढूंढने का ट्राई करेंगे, क्योंकि ये हमको प्रूफ करना था और ये जो हमने बोला ये तो बस एज्यूम ही किया ना, कोई सबूत थोड़े दिया हम लोग इसके बारे में, हम लोग को सबूत देना पड़ेगा। तो पहला स्टेप ये है कि जो आपको प्रूफ करना है उसको ट्रू मत मानो, उसके ऑपोजिट सिचुएशन को आप ट्रू मान लो। जैसे यहाँ पे नाइट प्रूफ करना था
तो आप ये मान लो कि डे है, नाइट नहीं है। अब आप आगे चलो और आगे चल के इसके लिए एविडेंस ढूंढो, एविडेंस इकट्ठा करो, क्योंकि सिर्फ आपके सपोज करने से या एज्यूम करने से कोई बात सही या गलत तो नहीं हो जाता। सही या गलत तो एविडेंस से होगा, ठीक है। तो आपने जो प्रूफ करना था आपको, उसका ऑपोजिट सिचुएशन को ट्रू एज्यूम किया है, बस एज्यूम किया है। अब थोड़ा सा आपको एविडेंस ढूंढना है। तो अगर आपका एजम्पशन करेक्ट है तो इसको प्रूफ कौन करेगा? बाहर निकलने पे क्या मिलना चाहिए? अगर दिन हुआ तो सर सूरज मिलना चाहिए। सूरज मिलना चाहिए। तो सेकंड स्टेप होगा, पहले तो गलत चीज को एज्यूम करो, मतलब अपोजिट चीज को एज्यूम करो, और बाहर चल के उसके लिए एविडेंस ढूंढो। तो क्या ढूंढेंगे हम? सर हम लोग को तो नाइट प्रूफ करना है ना, डे की। बेटा थोड़ा सा इसमें वेट करो, मैंने बोला ना ये सेंसिटिव चीज है, थोड़ा इसमें सुनो। अभी सारा आर्ग्यूमेंट खत्म होने दो, आपका डाउट पक्का क्लियर हो जाएगा। नहीं हुआ तो मैं फिर अटेंड करूंगा आपके डाउट को, ठीक है। लेट अस सपोज इट इज नॉट नाइट, इट इज डे, ऐसा मान लिया। देन गो आउट एंड सर्च फॉर सन। अब आप एक चीज सोचो कि रात के 8 बजे इट इज पॉसिबल कि सन मिलेगा हमको? No, sir. नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, चांस ही नहीं है मिलेगा, ठीक है। बट वी विल नॉट फाइंड इट, ठीक है। अब थर्ड स्टेप, सिंस we did not find sun, so our assumption is wrong या false। और फोर्थ में hence by contradiction it should be night। थोड़ा फील करो इस चीज को, देखो क्या हुआ। रात का बज रहा था 8, प्रूफ करना था कि नाइट है, अभी रात है, ठीक है। हमने बोला कि नहीं, हम तो ऑपोजिट को ट्रू मानेंगे, नाइट प्रूफ करना था, हमने मान लिया कि डे है, बस माना है, एज्यूम किया है इसको, ठीक है, सपोज किया। अब हमको अपने इस एजम्पशन के सपोर्ट में एविडेंस चाहिए था, तो मैं बाहर गया, बाहर जाके मैंने ढूंढा सन। सन तो मेरे को कभी मिलेगा नहीं, चांस ही नहीं, ठीक है। तो सन नहीं मिलने की वजह से, बट वी विल नॉट फाइंड इट, सन नहीं मिलने की वजह से कैन यू फील इट कि मेरा ये जो एजम्पशन है ये रॉन्ग हो जाएगा? हाँ, sir. ओके, सन नहीं मिलने की वजह से मेरा एजम्पशन हो गया रॉन्ग, और मेरा एजम्पशन अगर रॉन्ग हुआ तो डे और नाइट में से कोई एक सिचुएशन तो वैलिड होना ही पड़ेगा। क्या बोलते हो? कोई एक सिचुएशन तो एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, Yes, sir. sir. और अगर डे नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो रहा होगा? उसका ऑपोजिट Night. नाइट। समझ आया थोड़ा थोड़ा? हाँ सर आए। हाँ, हाँ sir. सर। Sir. तो ये एक मतलब समझो कि बहुत ही घटिया सा, पेचीदा सा तरीका है मैथमेटिक्स में आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करने का। इसको इनडायरेक्ट मेथड या मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखना आप 30-40% भी अगर समझ में आ जाए तो चिंता मत करना, जब मैं वापस से इसका एप्लीकेशन करूंगा ना, तब सब चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बार जितना हो सके 30%, 40%, 50% इस सिचुएशन को समझने का ट्राई करो, तो आपको क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। सो आई एम एक्सप्लेनिंग वंस मोर, ध्यान से सुनना एकदम। रात का बज रहा है 8, हमको प्रूफ करना है कि इट इज नाइट, रात हो रहा है, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड बोलता है कि जो प्रूफ करना है ना, उसके ऑपोजिट सिचुएशन को ट्रू एज्यूम कर लो। जो प्रूफ करना है उसको ट्रू एज्यूम मत करो, उसके ऑपोजिट सिचुएशन को ट्रू एज्यूम कर लो। हमको प्रूफ करना है कि इट इज नाइट, सो लेट मी एज्यूम दैट इट इज नॉट नाइट, इट इज डे। लेट मी एज्यूम दैट, मैंने ये एज्यूम किया। लेकिन मेरे एज्यूम करने से क्या होता है? जो मैं एज्यूम करूंगा उसको सच साबित करने के लिए तो मुझे एविडेंस भी चाहिए। तो पहले मैंने एज्यूम किया कि भैया रात हो रहा है,
मतलब रात नहीं, सॉरी, एज्यूम मैंने किया कि दिन हो रहा है, लेकिन दिन अगर हो रहा होगा तो बाहर तो सूरज दिखाई देना चाहिए। तो मेरे इस एजम्पशन के फेवर में मैंने एविडेंस ढूंढने का ट्राई किया। मैं बाहर गया और मैंने सूरज को ढूंढा, लेकिन जो मेरा एजम्पशन था इसके फेवर में मेरे को एविडेंस नहीं मिला। ऑब्वियसली नहीं मिलेगा मेरे को कभी भी, क्योंकि मैंने गलत चीज को एज्यूम किया। तो सिंस मेरे को एविडेंस नहीं मिला, तो क्या मैं आगे चल के ये बोल सकता हूं कि मेरा एजम्पशन गलत था, अगर एविडेंस नहीं मिला तो? हाँ सर। हाँ सर। और अगर मेरा एजम्पशन गलत था बेटा, तो मेरे एजम्पशन का जो ऑपोजिट सिचुएशन है, कैन यू फील इट, कि वो बाय डिफॉल्ट ट्रू हो जाएगा? यस सर। ओके, तो क्या ये चीज सबको समझ में आया? ये जो 4 स्टेप में जो तरीका मैंने एक्सप्लेन करने का थोड़ा सा ट्राई किया अभी, ये सबको क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट, ओके। तो वैसे ठीक है, अब इसको मैं यूज करके थोड़ा सा आप लोग को एक प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं। नेक्स्ट वी विल मूव टू अ टॉपिक कॉल्ड प्रूफ ऑफ irrationality. Proof of irrationality. I double R A T I O N A L I T Y। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। इसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हम लोग फेस करेंगे। लाइक द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन इज कि प्रूव दैट √2 is an irrational number। ठीक है, दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन हमको मिलेगा कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल, √7 इज इरेशनल, ये सब सवाल मिलेगा हमको। ठीक है, तो मैं √2 से स्टार्ट करूंगा, 1-2 और करके दिखाऊंगा और 1-2 आप लोग को होमवर्क दूंगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। तो इसको करने का बेटा 2 तरीका हो सकता है। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करने का देयर कैन बी 2 डिफरेंट मेथड्स। जैसा कि मैंने आपको बोला कि कोई भी चीज प्रूव करने का एक हमारे पास में डायरेक्ट अप्रोच होता है और एक हमारे पास में इनडायरेक्ट अप्रोच होता है। तो √2 को इरेशनल प्रूव करने का एक डायरेक्ट अप्रोच है। वो डायरेक्ट अप्रोच आप लोगों को क्लास 8 में सिखाया गया था। क्लास 8 में आप लोग को स्क्वायर रूट निकालना सिखाया गया था मेरे हिसाब से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो √2 का बेटा जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालोगे तो यू विल सी कि इसका जो वैल्यू आएगा वो ऐसा आएगा कि 1.412365891247 ऐसा चलता जाएगा। एंड वी ऑल नो क्लियरली कि कोई भी ऐसा नंबर जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग भी नहीं हो और रिपीटिंग भी नहीं हो, तो वो नंबर 100% कौन सा नंबर होगा? इरेशनल नंबर। क्या ये बात याद है हम लोग को? हाँ सर। हाँ सर। तो एक तरीका ये हो सकता है √2 को इरेशनल प्रूफ करने का, लेकिन क्लास 10 में बेटा हम लोग को ये तरीका नहीं चाहिए। ठीक है, क्लास 10 में हम लोग को ये तरीका नहीं चाहिए। क्लास 10 में हम लोग को कुछ और चाहिए। अब क्लास 10 में हम लोग को क्या चाहिए, उस चीज पे भी अब लोग थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, और क्लास 10 में हमको एक्चुअली चाहिए इनडायरेक्ट तरीका, यानी कि मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन वाला तरीका। तो इसको अपन बहुत स्लोली करेंगे एंड आई एनकरेज एवरी पार्टिसिपेंट टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन दिस डिस्कशन। ओके, तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में या इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जो हमको प्रूफ करना है उसको हमको एज्यूम करना चाहिए कि उसके ऑपोजिट को एज्यूम करना चाहिए। बताओ। सर उसका ऑपोजिट का। उसके ऑपोजिट को। तो √2 को बेटा यदि इरेशनल करना है तो हम लोग क्या एज्यूम करें इसको? सर की √2 रैशनल नंबर है। √2 रैशनल नंबर है। वेरी गुड √2 रैशनल नंबर है। तो लेट इफ पॉसिबल √2 be a rational number। ठीक है, अच्छा, दुनिया का जितना भी रैशनल नंबर है क्या हम उसको a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर।
अच्छा, अब हम लोग वैसे करने वाले क्या है इनडायरेक्ट मेथड के हिसाब से, मैं पहले थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अभी पहले अपन ने क्या करा कि जो प्रूफ करना था उसके ऑपोजिट को ट्रू माना, ठीक है। प्रूफ करना था इरेशनल और मैंने ट्रू माना है किसको, रैशनल को, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं एविडेंस ढूंढूंगा। क्या चीज का एविडेंस ढूंढूंगा कि रूट टू रैशनल है कि नहीं। हाँ करेक्ट, जो मैंने एज्यूम किया है मैं उस चीज का एविडेंस खोजूंगा, ठीक है। तो दुनिया का जितना भी रैशनल नंबर होता है वो मैं जानता हूं कि a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। तो देयरफॉर रूट टू मस्ट बी इक्वल टू a/b where a, b are integers and b not equal to 0। क्या ये वाला लाइन सबको समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, क्या आप लोग को बेटा को प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन याद है? व्हाट आर को प्राइम नंबर्स? हाँ सर। क्या था? सर जो नंबर का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1। एक ही कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। अच्छा मैं बता देता हूँ एक बार, कोई भी दो ऐसा नंबर जिनके बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, लाइक आप देखो कि 8, 9, 8 का फैक्टर्स क्या क्या है? 1 है, 2 है, 4 है और 8 खुद है। 9 का क्या क्या है? 1 है, 3 है और 9। तो इन लोग दोनों के फैक्टर्स के कलेक्शन में यू कैन सी कि सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, क्या है वो? 1। तो इन दोनों को हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। क्या ये बात समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो यहाँ पर a, b आर इंटीजर्स, ये तो है ही सही। साथ में मैं एक बात और लिखना चाहूंगा कि a, b आर को प्राइम नंबर्स, आर को प्राइम नंबर्स। और को प्राइम नंबर्स से मैं बेसिकली मीन क्या कर रहा हूँ, ये मीन बस जो मैं भी लिख रहा हूँ ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये ब्रैकेट के अंदर वाला स्टेटमेंट एग्जाम में नहीं लिखना है आपको, ठीक है। दैट इज कि a, b डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अभी ये क्या हुआ, थोड़ा मैं उसका भी फील आपको करा देता हूँ। अब आप बोलोगे कि सर √2 को a/b में एक्सप्रेस किया, ये बात तो ठीक है, लेकिन a/b का वैल्यू ऐसा भी तो हो सकता है कि 5/10 जैसा कुछ रहा हो और फिर ऊपर वाले में 5 कॉमन, नीचे वाले में भी 5 कॉमन, तो वैसा भी तो हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि हम लोग, ठीक है, a/b का फॉर्म जो है वो 5/10 के फॉर्मेट का हो सकता है, लेकिन हम a/b को 5/10 जैसा नहीं सोच रहे। हम सोच रहे हैं कि अगर 5/10 ये रहा होगा तो काट के क्या आएगा? 1/2। तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एज्यूम कर रहे हैं कि काट पीट के जितना भी कॉमन फैक्टर है सारा कैंसिल आउट कर दो और ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाओ कि जब इन दोनों के बीच में कोई और कॉमन फैक्टर ना बचे। बोलो यहाँ तक ठीक है सब कुछ? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ तक सब लोग एक बार रिस्पॉन्ड कर दो हाँ या ना में, सब कुछ ठीक है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ सर। और हम क्या कर रहे हैं बेटा, कौन सा स्टेज चल रहा है हमारा? एविडेंस ढूंढने वाला स्टेज चल रहा है, ये पता है ना? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ओके, हाँ सर। अब मैं क्या प्रपोज कर रहा हूँ बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, s/b/s, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2। राइट हैंड साइड में इट विल बी a² डिवाइडेड बाय b²। ठीक है क्या? हाँ सर। ओके, ऑलराइट। फिर b² को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? 2b² इज इक्वल टू a²। और इसको मैं थोड़ा सीधा करके लिखना चाहता हूँ, मतलब a² को मैं लेफ्ट में लिखना चाहता हूँ, a² इज इक्वल टू 2b²। क्या यहां तक क्लियर हुआ? बोलो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब मैं बेटा कुछ कह रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखो, समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है। इसको देख के पता है मेरे को क्या फील हो रहा है? इसको देख के मुझे फील हो रहा है कि जब मैं a² के वैल्यू को 2 से डिवाइड करने का ट्राई करूंगा तो b² कोशेंट होगा
और रिमाइंडर होगा 0। क्या आप लोग को भी ऐसा फील हो रहा है? हाँ सर। एक बार रिपीट कीजिए ना। हाँ बेटा, मैं कह रहा हूँ कि ए स्क्वायर के वैल्यू को जब मैं 2 से डिवाइड करने का ट्राई करूंगा तो कोशेंट होगा बी स्क्वायर और रिमाइंडर होगा 0। ये फील हो रहा है? नहीं हाँ सर। सर। हाँ सर। बेटा ऐसा कुछ पढ़ा था ईडीएल में, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कुछ याद आ रहा है? हाँ सर। इसका क्या मतलब था कि ए को जब बी से डिवाइड करोगे तो क्यू कोशेंट आएगा और आर रिमाइंडर आएगा। तो इस वाले से इसको थोड़ा कंपेयर करके सोचो, क्या आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। तो क्या हुआ इसका मीनिंग, सब लोग एक बार क्लियर हो जाओ, क्योंकि ये नहीं क्लियर होगा तो आगे का लाइन नहीं समझ में आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ए स्क्वायर अल्टीमेटली होगा तो कोई ना कोई नंबर ना। हाँ सर। इसको जब 2 से डिवाइड करोगे, डिवाइजर के जगह पे 2 लिखा हुआ, तो उस टाइम पे कोशेंट आएगा आपका बी स्क्वायर और रिमाइंडर के जगह पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मतलब क्या रिमाइंडर रहा होगा? 0। बोलो आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर आया सर। जय आ गया? हाँ सर। ओके, तो इस लाइन से क्या हम बेटा ये कह सकते हैं कि देयरफॉर 2 will divide a स्क्वायर, यही मतलब है ना? ए स्क्वायर को 2 से डिवाइड करने पे ये बन गया उसका कोशेंट, रिमाइंडर आया 0। इसका मतलब ए स्क्वायर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। क्या क्लियर है फीलिंग बेटा कि नहीं क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। क्लियर है सर। क्लियर है। अच्छा, अब चलते हैं एक बार उस वाले नोट पे जो मैंने इसके पहले लिखवाया था कि इफ एनी प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p विल आल्सो डिवाइड a। ठीक है, तो बताओ मेरे को कि ये जो 2 है, 2 एक प्राइम नंबर है कि नहीं? हाँ सर। और वो है अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है बेटा, तो वो ए को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? सर करेगा। करेगा सर। करेगा। तो मेरा अगला आर्गुमेंट होगा कि देयरफॉर 2 विल आल्सो डिवाइड ए। तो यहां तक बात समझ में आए? हाँ सर। अच्छा, अब अगर 2 ए को डिवाइड करेगा तो जस्ट एक बार सोचो कि ए का जो वैल्यू होगा वो इन जनरल देखने में कैसा होगा? इवन। इवन। इवन तो क्या मैं बोलूं कि देयरफॉर ए शुड लुक लाइक 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर से m? क्या बोलते हैं? हाँ सर। हाँ सर। ओके, सो अब ध्यान देना कि मैं इसको एक बार 1 मार्क करता हूँ और इसको एक बार 2 मार्क करता हूँ, और सब लोग को मैं एक चांस और दे रहा हूँ कि यहाँ तक के सोल्यूशन में अगर किसी भी प्रकार का संदेह, दुख, दिक्कत, शंका, संकोच कुछ भी है तो बेटा पूछो। यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है क्या? बताओ, बस सोल्यूशन खत्म ही होने वाला थोड़ी देर में। क्लियर है सर। हाँ सर क्लियर। सर क्लियर है। ओके, ऑलराइट। तो a का वैल्यू मेरे को पता चला कि 2m के फॉर्मेट का होगा। क्यों? क्योंकि 2 इज डिवाइडिंग a। ओके, नाउ आई वांट टू नो कि b कैसा होगा। मैं b के वैल्यू में भी थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ। a का तो मेरे को पता चल गया कि a का वैल्यू ना 2m के जैसा होगा। अब मैं b का वैल्यू थोड़ा जानना चाहता हूँ। तो b का वैल्यू निकालने के लिए क्या मैं ये a का वैल्यू 1 में डाल सकता हूँ? नहीं सर। डाल तो सकता हाँ हूँ शायद, हाँ सर। क्योंकि a का वैल्यू अगर मैं डाल दूंगा तो इस साइड b पड़ा हुआ है, b का पता लग जाएगा। क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके बेटा, एकदम धीरे धीरे देखना, सेंसिटिव है सारा बात, ठीक है? तो पुटिंग 2 इन 1 मेरे को क्या मिला? मेरे को मिला ये कि 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर। ठीक है क्या? हाँ सर। a का वैल्यू डाल दिया बस।
सब लोग बताओ बेटा, आगे बढ़ना चाहता हूं मैं, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। इसका सर, एक doubt simplify- क्लियर है सर। हाँ बोलो, डाउट क्या है? सर ये 2n² कैसे आएगा? हाँ बेटा, एकदम सही चीज पूछा, मैंने वही कहा अभी, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो 2 में आप देखो कि a का वैल्यू कितना है, 2m, और 1 में ये क्या लिखा हुआ है, a का स्क्वायर। हाँ सर। आप क्या कर दोगे, 2m का स्क्वायर कर दोगे ना। हाँ हाँ आया समझ? हाँ सर आया। आया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, बताओ मेरे को इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा? 4m square। 4m स्क्वायर, वेरी गुड। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर। अभी ये 2 और ये 4 तो कट सकता है, यहाँ 2 आ जाएगा। दिस एम्प्लाइज b स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आया 2 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर। क्या यहां तक बात समझ में आया? हाँ सर। ओके। अब वैसा ही फालतू आर्ग्यूमेंट कि जब मैं b स्क्वायर को 2 से डिवाइड करने का ट्राई करूंगा तो m स्क्वायर मेरा कोशेंट बन जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर है 0। रिमाइंडर कुछ नहीं है। तो अगर रिमाइंडर कुछ नहीं है बेटा, ठीक है, अगर रिमाइंडर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है? हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो मैं उसको लिखना चाहता हूँ। मैं क्या लिखना चाहता हूँ? मैं ये लिखना चाहता हूँ कि देयरफॉर 2 will divide b स्क्वायर। कैसे पता लगा मेरे को? इसको देख के पता लगा मेरे को कि 2 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। वंस अगेन वो नोट वाला बात कि 2 एक प्राइम नंबर है और 2 अगर b के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 पक्का पक्का b को भी डिवाइड करेगा। क्या कहते हो? हाँ सर। ओके, तो देयरफॉर 2 will divide b also। और अगर 2 b को डिवाइड करेगा तो जो b का भी वैल्यू है वो कैसा होना चाहिए? सर इवन। इवन होना चाहिए। तो उसका वैल्यू कुछ 2 टाइम्स ऑफ कोई दूसरा इंटीजर ले लो। a का वैल्यू अगर 2 टाइम्स ऑफ m था तो b का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ n नासिक ले लो। क्या कहते हो? 3। क्या यहां तक बात समझ में आया? हाँ सर। यहां तक सबको क्लियर है क्या? एक बार बता हाँ दूं, सर। बस सब 2 लाइन में आंसर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब मेरा आर्गुमेंट सुनना बेटा ध्यान से, और मैं दिखा भी देता हूँ पूरा एक साथ। देखो, अब देखो यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया? गड़बड़ ये हुआ कि इक्वेशन 2 को यदि आप देखोगे तो a का वैल्यू है 2 इंटू m, और इक्वेशन 3 को देखोगे तो b का वैल्यू है 2 इंटू n। लेकिन मैंने एज्यूम कर रखा था कि a और b के बीच में 1 के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर, मतलब और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। बात आ रहा है समझ? हाँ सर। हाँ लेकिन सर। 2 और 3 में क्या हुआ? सर एक बार फिर से समझा दीजिए ना। बेटा मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, आप एक बार फोकस कीजिए, ठीक है। मैं वापस से कहता हूँ, सब लोग एक्टिव हो जाओ एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि इक्वेशन 2 को देखो, इक्वेशन 3 को देखो। इक्वेशन 2 और 3 को देख के ये पता चलता है कि a और b का एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज 2। क्या ये चीज सबको समझ में आता है? हाँ सर। हाँ सर। लेकिन हाँ सर। मैंने तो एज्यूम किया था कि a और b के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। हाँ सर। लेकिन मैंने तो एज्यूम किया था कि a और b के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। हाँ सर। तो ये जो मेरे को नया एक एविडेंस मिला है, ये मेरे एजम्पशन को सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है? सर अपोज कर रहा है। अपोज कर रहा है। और अगर ये अपोज कर रहा है मतलब मेरा एजम्पशन ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स है। और अगर मेरा एजम्पशन फॉल्स है बेटा तो ट्रू क्या है? सर के सर, रूट में opposite। इरेशनल नंबर। 2 इज अ इरेशनल नंबर। बोलो, सोल्यूशन पल्ले पड़ा कि माथा के ऊपर से चला गया? सर पल्ले पड़ा। सर समझ आ गया। सर पड़ गया ना पक्का? मतलब सिर्फ दिमाग में ही कि दिल तक चला गया? सर समझ आ रहा। आया पक्का? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो चलो थोड़ा सा और फॉर्मेलिटी बचा हुआ है इसमें, तो वो कंप्लीट कर देता हूँ। देखना,
सुनना ध्यान से, फ्रॉम 2 and 3 we can say A comma B have 2 as a common factor, which is a contradiction यानी कि opposition, contradiction to our assumption, which is a contradiction to our assumption. ठीक है, hence our assumption is wrong, गलत है वो, and therefore root 2 is irrational. Irrational. देखो आया समझ, नहीं आया समझ? सर आया। ईमानदारी से बताओ कितना? 10%, 20%, 100%, 90%? 90%। एक दो क्वेश्चन बेटा और करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, 100% कितने लोग क्या है हाथ रेज करेंगे? हाँ 99 वाले लोग भी रेज कर लो, 99 और 100 वाले लोग हाथ रेज करो। काफी सारा हाथ आ गया, 10 लोग तो है। गुड, वेरी गुड, लोअर कर लो। ओके, तो अगर ये पूरा का पूरा आप लोग को समझ में आया है, ठीक है, तो अपन एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा अभी के अभी, ठीक है, और आप लोग उसमें मेजर पार्टिसिपेशन के साथ में आंसर्स दो और दे के देखते हैं कि आप लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ठीक है, लेट अस टेक वन न्यू क्वेश्चन। प्रूव दैट √5 is irrational। सब लोग पार्टिसिपेट करना और आंसर बताना। चलो स्टार्ट करते हैं, बोलो। If possible, let √5 be a rational number. Okay, let √5 be a rational number. Okay, फिर Therefore, Therefore, √5 can a by be A by B, √5 is equal to A by B, where a and b Where? are integers A and and b B is not equal to 0. A comma B are Integers integers and B not equal to 0. and B not equal to 0। बहुत बढ़िया, आगे। सर उसके बाद A comma B A comma are B O prime। O प्राइम। O प्राइम का मीनिंग क्लियर है सबको? हाँ सर। sir. इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ऐसा अपन ने एज्यूम कर लिया। अब आगे बताओ। Squaring both sides। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वेरी गुड। और बताओ। 5 is equal to A square by B square। बाकी लोग भी बोलो बेटा। सर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वाला लिखना होता है कि मतलब ऐसे जनरली दिखा सकते हैं? बेटर तो होगा कि आप पूरा फुल ही लिखो, ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए हम लोग SBS लिखते हैं एग्जाम में, लेकिन इट वुड बी गुड इफ यू राइट द होल स्टेटमेंट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अच्छा, अगला स्टेप। 5B square is equal to A square। equals to A square। 5B square is equals to। वेरी गुड, अगला स्टेप। A square is A equal to square 5B equals square। 5b square. A square is equals to 5B। Equation number 1. इक्वेशन नंबर 1। और इस लाइन को देख के मन में क्या विचार आ रहा है? Therefore, 5 will The divide. A square is divided by 5 डिवाइड करेगा तो Five. 20 क्वेश्चन टू का ओके, रिमाइंडर 5 डिवाइड्स, हाँ करेक्ट बोला आपने कि ए स्क्वायर से अगर मतलब ए स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर विल बी कोशेंट एंड रिमाइंडर विल बी 0, व्हिच बेसिकली सिग्निफाइज कि 5 डिवाइड्स A square। ए स्क्वायर। ओके, अगला स्टेटमेंट। Therefore 5 divides 5 A। also divides A. इट्स A 5 डिवाइड्स ए, करेक्ट।
अगला स्टेटमेंट A equals 5m. A is equal to 5m. Equation ऐसे number ही 2. होना पड़ेगा, अगर 5 उसको डिवाइड कर रहा था तो A इक्वल टू हो जाएगा 5m। वेरी गुड। इक्वेशन नंबर 2। फिर Putting 2 in 1. Putting 2 and 1. We get in 1 we get what? 5m 25m square is equal to 5b square. 5b square। so nice of you, very good। आगे बताओ। 25 M square m equals square 5. इक्वल टू 5b square। एक 5 काट सकते हैं शायद, हाँ सर। क्या बचेगा? 5m square is equal to b Square square. equals 5m square. B square equals 5m square is equal to b square। ठीक है, नेक्स्ट। b square is equal to 5m square. b square is equal to 5m square। next। Therefore 5 will divide B square. 5 will divide b square. 5 Will divide will B square. divide b square। very good। फिर Therefore 5 will also Therefore divide 5 will also divide b. good, 5 will also divide b। very nice। B equals 5m. Therefore b is equal to 5m. एक सेकंड number 3. थोड़ा सा मैं ढंग से लिख लूं। हाँ, और आप बोलो। Therefore b is equal to 5n. Equals to b 5m. is equal to 5n। Equation Very number good। Equation 3. equation 3। अब From equation 2 and 3, We can say that A and B have 5 as we can the common factor. say that a comma b have 5 is a common factor. 5 as a Common factor, common factor। which is a अच्छा, ये कोई which is a contradiction हाँ Which common is a factor contradiction to to our our assumption. which is contradiction to our assumption। very good। आगे बताओ। Hence our assumption is wrong. hence our assumption is wrong। perfect। hence our assumption is wrong। Therefore root Next. 5 is irrational. irrational. root 5 is irrational। देखो सही सही। अब बताओ, अब कितना परसेंट पल्ले पड़ा है? 100%. Sir 100. Sir पूरा समझ में आया। पूरा समझ में आएगा। वेरी गुड। तो इनफैक्ट बेटा ऐसा ना बहुत सारा उल्टा पुल्टा सवाल हो सकता है। मैं एक दो सवाल का आपको एग्जांपल देता हूँ। रूट 2 एक हो गया, रूट 3 का क्वेश्चन आ सकता है, रूट 5 का क्वेश्चन आ सकता है, रूट 7 का क्वेश्चन आ सकता है, रूट 11 का क्वेश्चन आ सकता है, रूट 13 का क्वेश्चन आ सकता है, एंड सो ऑन। मतलब इन जनरल रूट ओवर एक सेकंड बेटा, इन जनरल रूट ओवर प्राइम नंबर, इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना रूट ओवर प्राइम नंबर के, प्रूव दैट ये रूट ओवर प्राइम नंबर इज इरेशनल, तो उसका तरीका एग्जैक्टली सेम होगा जैसा अपन ने आज डिस्कस किया है। क्या ये जनरल आइडिया क्लियर है आपको? हाँ सर। Yes, sir. ओके। हाँ, अब बताओ बेटा क्या पूछ रहे? हाँ, कोई भी रूट ओवर प्राइम नंबर का फॉर्मेट रहेगा तो एग्जैक्टली सेम टू सेम प्रूफ हम देंगे। ठीक है, और रूट ओवर प्राइम नंबर अगर नहीं रहेगा तो उसका कैसे प्रूफ देंगे, उस चीज पे हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। Okay sir, thank you sir. ओके, बाय बाय। Thank you, sir. Bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.